हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मई के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको कुछ नए टर्म्स समझ में आएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में आप लोगों को हेडलाइंस भी मिल जाएगी जिससे आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं और लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम 26 मई के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में हैं। पहले पर्सन है जय कुमार एस पिल्लई। इन्हें डिप्टी एमडी बनाया गया है आईडीबीआई बैंक का। आईडीबीआई बैंक मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में बना था और इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। तो आईडीबीआई बैंक के डिप्टी एमडी बनाए गए हैं जय कुमार एस पिल्लई को, जो रिसेंटली वर्क कर रहे थे एज अ चीफ जनरल मैनेजर एंड सर्कल हेड इन द कैनरा बैंक मुंबई। तो जय कुमार एस पिल्लई, आईडीबीआई बैंक डिप्टी एमडी, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट पर्सन है जयप्रकाश। नेक्स्ट पर्सन कौन है हमारे यहाँ पे? RN जयप्रकाश, री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन। यहाँ पे जयप्रकाश जी को स्विमिंग फेडरेशन का वापस से प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये 1948 में बनी थी अहमदाबाद गुजरात में, और RN जयप्रकाश को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा मोनल डी चौकसी, इन्हें भी सेक्रेटरी मतलब सचिव बनाया गया है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ये दोनों जो है वो रीअपॉइंट हुए हैं या री इलेक्ट हुए हैं। ये SFI जो है ना, मतलब स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका काम क्या है? ग्रास रूट लेवल पे स्विमिंग को एज अ स्पोर्ट प्रमोट करना इसका मकसद है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली आपको पता है कि कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हुए। जब असेंबली इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो आपकी विधानसभा है उसके स्पीकर का चुनाव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीकर चुने गए हैं कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के, कर्नाटका विधानसभा के जो स्पीकर बनाए गए हैं वो हैं यूटी खदार। यूटी खदार वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये पहले मुस्लिम हैं जो कि कर्नाटका असेंबली के स्पीकर बने हैं। फॉर्मर मिनिस्टर एंड 5 टाइम MLA रहे हैं यूटी खदार, और इन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ स्पीकर ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। आप सभी को पता है ना, जैसे कि स्पीकर का चुनाव कराना होता है, तो स्पीकर का चुनाव कराने से पहले एक व्यक्ति होता है जो जो आपका ओल्डेस्ट मेंबर है, या जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति या सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति है, उसे पोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर RV देशपांडे को पोटेम स्पीकर बनाया गया था और इन्होंने प्रीसीडिंग किया, और उसके बाद एज अ स्पीकर यूटी खदार का चुनाव किया गया है। ये 23rd नंबर के कर्नाटका असेंबली के स्पीकर बन गए हैं। साथ ही साथ ये पहले मुस्लिम स्पीकर हैं कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के। चलिए अगले पर्सन हम देखते हैं। अगले व्यक्ति जो न्यूज़ में है वो है मुरली श्रीशंकर। ये है मुरली श्रीशंकर, और ये है लॉन्ग जंपर। कौन है ये? लॉन्ग जंपर है। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल जंपिंग में। कहाँ पर हो रही थी ये? ग्रीस में। तो इंडिया लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर हैज सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज टाइटल इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट। जो 13th नंबर का इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग हो रही थी ग्रीस में, वहाँ पर इन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसा करेगा एग्जामिनर? आपसे क्वेश्चन करेगा कि मुरली श्रीशंकर जो न्यूज़ में है वो किस स्पोर्ट्स से हैं? तो एक लॉन्ग जंपर है। इनका जो बेस्ट जंप था वो 8.18 मीटर का था। वहीं अगर हम बात करेंगे सिल्वर मेडल के बारे में, तो सिल्वर मेडल क्लेम किया है जसविन एल्ड्रिन ने, और इनकी जंप थी 7.85 मीटर के। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के हैं लॉन्ग जंपर जिनका नाम है जेलिन रस्कर, इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है। तो आपको मुरली श्रीशंकर का नाम याद रखना है, और ये किस फील्ड से हैं? तो ये लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। ये है जस्टिस S वैद्यनाथन। इन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का बनाया गया है। आप सभी को पता है कि मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे जस्टिस T राजा, और ये रिटायर हो गए हैं। इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था और रिटायरमेंट हो गया है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जस्टिस S
वैद्यनाथन को, जस्टिस एस वैद्यनाथन को मद्रास हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है और इनका टेन्योर 25 मई से शुरू हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है वो किस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, तो आंसर हो जाएगा केरला। इस तरीके का क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो हमारे देश में ना हर एक राज्य में आप देखेंगे एक राज्य का हाई कोर्ट है। रिसेंटली अभी हमारे देश में, मतलब प्रेजेंटली हमारे देश में 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। अब कोई एक हाई कोर्ट एक या एक से ज़्यादा राज्यों या यूनियन टेरिटरी के बीच में एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के केसेस को देखता है। वहीं आपका जो कैलकाटा हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को देखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम और नागालैंड को के केसेस को संभालता है। वहीं केरला हाई कोर्ट जो है वो केरला और लक्षद्वीप को संभालता है। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पौंडीचेरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के केसेस को संभालता है। तो ये आपको थोड़ा सा इस टेबल को याद रखना है। ठीक है। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है करुमुत्तु टी कन्नन। करुमुत्तु टी कन्नन एक इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एक फिलोंथ्रोपिस्ट रहे हैं, मतलब एक उद्योगपति भी रहे हैं और एक परोपकारी व्यक्ति रहे। इनका निधन हो गया है। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। किस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये? तो मदुरई बेस्ड त्यागराजन मिल्स लिमिटेड के ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन थे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट मेंबर भी थे ये टीवीएस मोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो इनका निधन हो गया है। ठीक है। तो ये कुछ पर्सन्स थे जो न्यूज़ में थे। आइए अब हम दूसरी न्यूज़ को यहाँ पे कवर करते हैं। केरला स्टार्टअप मिशन, जिसका नाम है केसम, है ना, केसम मतलब है केरला स्टार्टअप मिशन, recognized as a world number 1 public business incubator by the UBI Global। अब ये UBI Global कौन है? तो UBI Global एक इनोवेशन इंटेलिजेंस फर्म है या एक कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 2013 में हुआ था। कहाँ पे? स्वीडन, स्टॉकहोम में। तो इन्होंने अपनी एक रैंकिंग, एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक है। इन्होंने अपनी एक स्टडी की थी 2021-22 में और पता चला कि वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर कौन है? केरला स्टार्टअप मिशन है। केरला स्टार्टअप मिशन वर्ल्ड का टॉप पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर है। और ये जो आपका केरला स्टार्टअप मिशन है ना, इसके सीईओ कौन है? अनूप अंबिका। इनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो रिसीव किया गया। कहाँ पे रिसीव किया गया? वर्ल्ड इंक्यूबेटर समिट कहाँ हुई थी? बेल्जियम में, जहाँ पे इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी। तो सारथी प्लेटफॉर्म क्या करेगा? बेसिकली जो मर्चेंट हैं, जो दुकानदार हैं, उनको एक सीमलेस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और एक हैसल फ्री, मतलब बिल्कुल भी झंझट से फ्री एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए सारथी पोर्टल या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? एक्सिस बैंक ने। Axis Bank has launched Sarthi, a digital onboarding journey to enable electronic data capture और point of sale for the merchant। एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं वो अमिताभ चौधरी हैं। 1993 में एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। अब ये जो सारथी प्लेटफॉर्म है ये क्या क्या कर सकता है? तो इसमें रियल टाइम डेटाबेस को चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इसमें फास्ट होगी, लाइव वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं मर्चेंट इन्फॉर्मेशन की। इसके अलावा जो फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना, कि किसी फील्ड पे जाके व्यक्ति का आपको वेरिफिकेशन करना, तो उसको ये एलिमिनेट करता है और इसका इंस्टॉलेशन जो स्पीड है वो भी फास्ट है। तो ये सारथी पोर्टल लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में। अच्छा, आप लोग में से कोई ना कोई जो है वो एक गांव से बिलोंग करते होंगे। गांव में जो हमारी दादी, जो नानी होती है, उनको कितना ज़्यादा नॉलेज होता है हर एक जड़ी बूटी के बारे में, औषधि के बारे में, वहाँ की क्या फ्लोरा है, क्या फाउना है ना। आपने देखा होगा कि उनको घर के नुस्खे कितने ज़्यादा पता होते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है या उसको बुखार है तो कौन से नुस्खे लेने चाहिए, तो वो घर में ही जड़ी बूटियाँ बना के सारा ट्रीटमेंट कर देती हैं। लेकिन आज तो ये दादी, नानी
लोग हमारे पास हैं तो वो हमें नुस्खे बताती रहती हैं, नए नए प्लांट स्पीसीज़ के बारे में हमको बताती रहती हैं। लेकिन जिस दिन ये नहीं रहेंगे तो उस दिन तो ये डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो ज़रूरत है हमको ये सारा का सारा डेटा स्टोर करने का, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। इसलिए लॉन्च किया गया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है, तो रिसेंटली नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया है फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इसको लॉन्च किया गया है गोवा में। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसके अंतर्गत 3 बातें हैं। पहली बातें हैं कि लोकल पीपल के साथ एक टीम जाएगी अलग अलग गाँव में, और वहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उनके साथ बातचीत करेगी, जिनको नॉलेज है वहाँ की फ्लोरा के बारे में, फाउना के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, वो डिफरेंट स्पीसीज़ को जानते हैं, घरेलू नुस्खे जानते हैं, औषधियाँ जानते हैं, तो वो अपनी बातें रखेंगे और उन बातों को वहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा। या फिर उन व्यक्तियों के नाम भी रजिस्टर किए जा सकते हैं जिनको ये जानकारी है। अगर वो जानकारी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका नाम भी वहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा। इनफैक्ट कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल मुझे कोई जानकारी नहीं है पुरानी औषधियों के बारे में, लेकिन मुझे पता है कि मेरी नानी को जानकारी है, तो मैं अपनी नानी का नाम भी इस रजिस्टर में इंक्लूड करा सकती हूँ, रजिस्टर करा सकती हूँ। तो ये 3 प्रोसेस यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो जिसमें ये पूरी जो टीम है वो अलग अलग गाँव में जाके वहाँ के लोकल लोगों से मिलेगी, अलग अलग डेमोग्राफी, लैंडस्केप के बारे में जानेगी, वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में जानेगी, और हमारी जो रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे प्रिजर्व और डॉक्यूमेंट करने का काम किया जाएगा पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के अंदर। इसको बेसिकली बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? 2002 में पास किया गया था। क्लियर हो गए इतनी चीज़ें। अब कोलकाता के बारे में बात करते हैं। कोलकाता वॉज द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। तो कोलकाता पहली ऐसी मेट्रो सिटी है इंडिया की जिसने डिटेल पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया। गोवा में कैंपेन शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक आपको राजदंड, एक पिलर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये है राजदंड। इसको क्या बोलते हैं? राजदंड कहा जाता है। दिखाई दे रहा है। और ऊपर क्या बना हुआ है? नंदी बना हुआ है। ऊपर क्या बना हुआ है? नंदी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। बेसिकली जो चोला किंगडम था ना, चोला किंगडम, तो चोला किंगडम में क्या होता था, कोई राजा है वो शपथ लेता है, तो जो प्रीस्ट होते थे ना, वो प्रीस्ट चोला किंगडम के जो राजा थे उनको ये देते थे दंड, और इसका ये सिंबल होता था, इसका रिप्रेजेंटेशन होता था कि इस पद पे जो बैठेगा और जो इस दंड को कैरी करेगा वो निष्पक्ष होकर प्रॉपर जस्टिस करेगा, बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर अपने शासन को चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगा। ये इसका मतलब होता था। ठीक है। अब हम इसको क्यों न्यूज़ में डिस्कस कर रहे हैं? तो ये जो दंड है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है राजदंड, इसको 14 अगस्त 1947 में जो तमिल जनता थी, तमिलनाडु के जो लोग थे, उन्होंने ये दंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। किसे दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। और उसके बाद से ये दंड कहाँ पे रखा हुआ था? इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा था। अब फाइनली ये दंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जा रहा है, और उसके बाद इसे पार्लियामेंट, जो नई बिल्डिंग लॉन्च होने वाली है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी नई संसद भवन को लॉन्च करने वाले हैं, उसमें इस दंड को रखा जाएगा और पब्लिक के लिए भी ओपन रखा जाएगा कि पब्लिक भी आके इस दंड को देख सकती है। समझ में आया? तो संसद में स्थापित होने वाला है सेंगोल। इसका नाम क्या है? ये सेंगोल है। राजदंड का नाम क्या है? सेंगोल। और जो सेंगोल राजदंड है वो भारतीय समाज सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु की जनता ने इसे दिया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे स्वीकार किया था। और ये दिखाता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर को, किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन लीडर को ट्रांसफ़र की थी पावर। तो ये उस बात का भी एक प्रतीक है। तो यहाँ पे सेंगोल के बारे में हमने देखा कि सेंगोल राजदंड, इसे नया पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग लॉन्च हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं 28 मई को, 28 मई को, उसमें सेंगोल को रखा जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें तो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। अब जो सेंगोल वर्ड है ना, एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है सिम्मई। सिम्मई का मतलब होता है राइटनेस, मतलब आप कितना जस्टिसफुल आप अपना वर्डिक्ट देते हैं, डिसीजन देते हैं, और किस तरीके से आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। तो चोला किंगडम में ये प्रथा चली आती थी और वहीं से इस चीज़ को हमने लिया है। अकॉर्डिंग टू द तमिल ट्रेडिशन, अ हाई प्रीस्ट प्रेजेंट अ scepter to a newly crowned king, a symbolic gesture of power transition।
तो ये बताता है कि तमिल ट्रेडिशन में जो हाईएस्ट प्रीस्ट होता था ना, जो राजगुरु वगैरह होते थे, वो राजा को जब राजपोशी होती थी तब उस समय ये दंड दिया जाता था, जो कि पावर ट्रांजिशन का एक जेस्चर है। ठीक है, इतनी चीज़ें। सी राजगोपालाचारी या फिर राजा जी जो हैं, सी राजगोपालाचारी द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ट्रेडिशन है वो चोला डायनेस्टी से लिया है, और ये सिंबल है कि ये ब्रिटिश रूल से हमको आज़ादी मिली है, उस बात का ये सिंबल है। अभी जो सेंगोल है ना, इसको किसने क्राफ्ट किया है? तो ये सेंगोल को डिज़ाइन करने का काम मद्रास के ज्वेलर बुम्बीडी बंगारू चेट्टी के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। ये 5 फीट का है लेंथ में, और इसके ऊपर नंदी है, और नंदी रिप्रेजेंट करता है जस्टिस के कॉन्सेप्ट को। तो सेंगोल के बारे में आपको इतनी बातें पता होना चाहिए कि किस किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है, कहाँ पे रखा गया था, किसने किसको दिया था, क्या इसके ऊपर कौन से एनिमल का पिक्चर है, और किस बात को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, इसको पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज़ एआई सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक्ड 75 इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड के, उसमें हमारा जो सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसकी भी रैंकिंग यहाँ पर आई है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंडियाज़ एआई सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक 75th इन द ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। और ये एरावत है जो ये हमारा सुपर कंप्यूटर है जो एआई पे काम करता है। इसको इंस्टॉल किया है हमने सीडेक पुणे में। कहाँ पर इंस्टॉल किया है हमने इसको? सीडेक पुणे में इसको हमने इंस्टॉल किया है। द एआई सुपर कंप्यूटर एरावत इंस्टॉल एट सीडेक पुणे हैज़ बीन रैंक्ड 75th इन द 500 टॉप ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। और ये अनाउंसमेंट 61st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस चल रही है जर्मनी में। तो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? जर्मनी में। कौन सा एडिशन है? 61st एडिशन। और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है अबाउट द एरावत। अच्छा, आपने अगर ने एरावत के बारे में सुना होगा, एरावत हाथी के बारे में, कितना बड़ा है, कितना बड़ा वो हाथी है, तो उसी के नाम पे ये नाम रखा गया है। बिग डेटा प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारे सेक्टर में काम कर सकता है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में, ड्रग डिलीवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में ये काम कर सकता है। एरावत जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो नेटवेव टेक्नोलॉजी है, और एरावत PSAI जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो 13,170 टेराफ्लॉप इसकी स्पीड है। अब हम कुछ और सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ये जो सुपर कंप्यूटर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम इसको रन कर रहे हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को हमने लॉन्च किया था 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में से देखा गया है। तो 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया था। इसका एकमात्र मकसद है कि हमें रिसर्च कैपेबिलिटी अपनी इंक्रीज़ करनी है सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में, जिससे हम अपना जो विज़न देखते हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया, उसको और अच्छे से हम बढ़ा सकें। इस मिशन को बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री की मदद से लॉन्च किया था। और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है? सीडेक कर रहा है पुणे में, और IISc बेंगलुरु इसमें मदद कर रहा है। सीडेक का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बता देना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। अगर हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के मामले में, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर प्रेजेंटली चाइना के पास है, उसके बाद USA, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और UK है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। सीटेक के द्वारा भारत का पहला इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर बिल्ड किया गया था 1991 में, 1991 में परम 8000। इसके अलावा हमारे पास कई सारे और कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, परम शक्ति है, परम ब्रह्मा, परम युक्ति है ना। इस तरीके के और भी सुपर कंप्यूटर हमारे पास हैं। परम सिद्धि, इंडिया का परम सिद्धि जो AI सुपर कंप्यूटर है, इसकी रैंक 63rd नंबर पे है टॉप 500 लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो परम सिद्धि और परम एरावत का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। आज शॉर्ट न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो हम शॉर्ट न्यूज़ को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है। किस लिए? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किसने तैयार की है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने तैयार की है। किस लिए? टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने और इसके लिए एक हब तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है, एक और यहाँ पे लिस्ट पब्लिश हुई है,
बोस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप BCG ग्रुप के द्वारा यहाँ पे टॉप 50 इनोवेटिव कंपनीज की लिस्ट इशू की गई, जिसमें भारत की केवल एकमात्र कंपनी शामिल है, वो है टाटा ग्रुप। ठीक है, तो याद रखेंगे टाटा ग्रुप इज द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप 50 इनोवेटिव कंपनी 2023 लिस्ट। तो टॉप 5 पे कौन सी कंपनीज है? टॉप 5 पे एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट आपको टॉप 5 कंपनीज देखने को मिलेंगी। भारत की एकमात्र कंपनी शामिल है विच इज टाटा ग्रुप। नेक्स्ट बात करेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया है इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ। क्यों? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्केल अप करने के लिए, बच्चों को और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग। तो स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि कार्बन टैक्स, आपको पता है ना कि कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उसने सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा उसमें कार्बन रिलीज़ किया है तो उसको उस प्रोडक्ट पे कार्बन टैक्स देना पड़ता है। तो कार्बन टैक्स लगाने के बाद भी यहाँ पे कार्बन एमिशन रिड्यूस नहीं हुआ है। यही बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताई गई है कि हाईएस्ट कार्बन टैक्स कलेक्शन हुआ है विच इज़ $95 बिलियन का। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया गया बिटवीन द देहरादून टू दिल्ली, और ये उत्तराखंड की पहली और इंडिया की 18वें नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा, 3 जून से लेके 5 जून के बीच में। तो 3 जून से 5 जून के बीच में कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उड़ान 5.1 को लॉन्च किया गया है 24 मई में, जिसका मकसद है नए हेलीकॉप्टर रूट्स को स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, और उड़ान जो है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इंपॉर्टेंट है, उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया था 2016 में। रिसेंटली इंडियन रेलवे ने 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव दिए हैं किसे? बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, केरला बिकम द इंडिया फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट। तो इंडिया का पहला पूरी तरीके से ई गवर्नड स्टेट, जिसमें पूरी तरीके से ई गवर्नेंस चलता है, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरला बन गया है। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी। आइए अब हम थोड़ा सा किस्सा समझते हैं करेंसी का। तो रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा कि RBI ने कहा कि हम 2000 के नोट जो हैं वो डिमोनेटाइज करते हैं, और RBI के द्वारा 2000 रुपये के जो नोट थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे मार्केट में 2016 में। तो अब इसको डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा और 30 सितंबर तक यहाँ पर सारे नोट जो है वो 2000 रुपये के नोट बैंक के पास पहुँच जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में एज अ लीगल टेंडर अगर आप देखो तो सबसे बड़ा हमारा जो करेंसी नोट है वो 2000 का है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, जब 2000 के नोट बंद हो जाएंगे तो 500 का नोट जो है वो सबसे बड़ा करेंसी हमारा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो RBI की जो गाइडलाइंस है ना उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम हम 10,000 रुपीज़ तक के नोट प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम 10,000 रुपीज़ की करेंसी के बारे में बात करें तो पहली बार इस करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1938 में। मतलब पहली बार 10,000 का नोट कब आया था मार्केट में? 1938 में आया था। उसके कुछ समय बाद इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। कब? 1946 में, आज़ादी से 1 साल पहले। लेकिन आज़ादी के बाद हमने वापस से मार्केट में 10,000 रुपये के नोट को इंट्रोड्यूस किया 1954 में, और वापस से इसको 1978 में डिमोनेटाइज कर दिया। तो 2016 में जब हम 2000 रुपये का नोट लॉन्च कर रहे थे ना, तब RBI के गवर्नर के द्वारा रिकमेंड किया गया था प्राइम मिनिस्टर को कि आप 10,000 के नोट वापस से रीइंट्रोड्यूस करो, लेकिन यहाँ पे 2000 के नोट को ही इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। तो ये कुछ बातें थी, एक्स्ट्रा फैक्ट थे अबाउट द 10,000 रुपीज़ करेंसी। ठीक है, तो ये हमारी हेडलाइंस है, आप हेडलाइंस को पढ़ सकते हैं। नोट्स में तो आपको सारी जानकारी मिली जाएगी। हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने MCQ पे। सो पहला क्वेश्चन है, शासन आपले दारी इस स्कीम को गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, इस स्कीम को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेटिव नर्चरिंग स्कीम गेन्स कोलकाता में किसने लॉन्च की है? तो ये स्कीम GRSE ने लॉन्च की, और GRSE का मतलब है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
Which state CM has formally launched 5,156 करोड़ मछलीपट्टनम पोर्ट वर्क? तो मछलीपट्टनम पोर्ट वर्क को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च बॉन्ड प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया? तो कल मैंने बॉन्ड्स के बारे में आपको बताया था, तो आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच पेमेंट सर्विस कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्ट ऑन यूपीआई इन इंडिया? तो रुपे क्रेडिट कार्ड को अब गूगल पे सपोर्ट करेगा, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। यहाँ पे इनके पॉइंट पूछे जा रहे हैं, रैंकिंग तो फर्स्ट आ गई है, इनके पॉइंट्स कितने हैं? तो 1455 पॉइंट्स इनके पास है, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज होस्टिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? तो कौन सा राज्य है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट कर रहा है, जिसको अब इनॉग्रेट किया जाना है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। आपका जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। सो मिलते हैं हम कल नए करेंट अफेयर्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।